हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.4 में प्रयोग होने वाले कॉन्सेप्ट या फार्मूला समझ लिए उसको पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, यानी नेचर ऑफ द रूट क्या होता है और उसमें डिस्क्रिमिनेंट का क्या काम होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन को सीखेंगे और फिर इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होता है और इस रूल का यूज हम क्वेश्चन लगाने में कैसे प्रयोग करेंगे, अर्थात कि जो मूलों की प्रकृति है उसका यूज हम कैसे क्वेश्चन में करेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, बात करें हम मूलों की प्रकृति और ये इस चैप्टर का क्या नाम है, द्विघात समीकरण। तो याद रखेंगे कि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब कोई भी समीकरण किस तरीके का हो, कोई भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का होना चाहिए। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप है या मानक रूप है। यानी कि जब तक समीकरण इस फॉर्म में नहीं होगा हम ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विविक्तर कहते हैं और इसे डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डी से। डिनोट करने का मतलब है प्रदर्शित करना। इसे कैसे दिखाते हैं, याद कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तर को डी से प्रदर्शित करते हैं। मूलों की प्राकृतिक हम कब निकालते हैं, जब समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का हो। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इसे डी से डिनोट करते हैं और किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तर निकालना पड़ता है। क्या निकालने के लिए, मूलों की प्राकृतिक निकालने के लिए। और डी का फार्मूला पहले भी बताया गया था कि डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप जो मूलों की प्राकृतिक निकालेंगे वो डी की वैल्यू पे निर्भर करेगा, अर्थात कोई इक्वेशन है उसमें डी की वैल्यू क्या आएगी तो उसका नेचर कैसे होगा। इसके टोटल तीन कंडीशन है। कितने कंडीशन, तीन कंडीशन। हम एक एक कंडीशन को ध्यान से देखेंगे और चीजों को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे पहले जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, जब जीरो से ये क्या हो, बड़ा हो। तो जब ये जीरो से बड़ा होगा अर्थात एक रियल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रियल। और वो भी इसको लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे तब, समीकरण के मूल, क्या लिख देंगे, समीकरण के मूल वास्तविक क्या होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। ये पहला कंडीशन है। क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब डी का मान क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा रहेगा। डी का मान क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, तो एक कंडीशन आपको मिलेगा। अब दूसरा कंडीशन, असमान का मतलब है कि भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे। असमान का मतलब यहाँ है कि दो अलग अलग मूल मिलेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे है जब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो मिल जाए। क्या आ जाए, जब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो मिले, अर्थात कि जब डी का वैल्यू जीरो आ जाए। क्या आ जाए, डी की वैल्यू जीरो आ जाए। डी का मान ही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके दो समान मूल प्राप्त होंगे। क्या होंगे, इसके दो समान मूल प्राप्त होंगे। समान मूल होंगे, समान मूल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके के कंडीशन, जब डी का वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगा तो उस समीकरण का, उस द्विघात समीकरण में क्योंकि मूल पूछेगा तो आप ये निकाल के सिर्फ बता देंगे कि जो मूल आएगा उस समीकरण का वो दो मूल आएगा और दोनों समान होगा, वास्तविक व समान होगा, वास्तविक व समान। तो यहाँ पे रियल होगा, मतलब वास्तविक मूल होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो आपका है, जब तीसरा कंडीशन क्या है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, क्या हो, लेस देन जीरो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ जब डी का मान जीरो से क्या हो, छोटा हो, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो इसे यह भी आप लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ जाए तो आप बोल रहे हैं कि ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। या इसे भी बोल सकते हैं कि इसके वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। क्या लिख सकते हैं, वास्तविक मूल प्राप्त
वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में याद रखना है। एक बार और समझ लेते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी डी का मान जीरो से जब बड़ा आ जाएगा तो आप समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। नेचर का मतलब ये मूलों की प्राकृतिक की बात है। प्राकृतिक का मतलब मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, ये होता है उसके नेचर। नेचर प्राकृतिक का मतलब यही होता है कि मूल आप जो निकाल रहे हैं वास्तविक होगा, समान होगा, असमान होगा, ये प्राकृतिक होता है। दूसरा कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, अर्थात डी का मान जीरो आ जाए। तो जब डी का मान जीरो आ जाएगा इस कंडीशन में समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे। समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे। तीसरा कंडीशन है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से क्या हो, जीरो से छोटा हो, इसे कहेंगे लेस देन जीरो, अर्थात डी का मान जीरो से छोटा है, तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, या आप यह भी कह सकते हैं कि इसके काल्पनिक मूल होंगे। तो चलिए ये नियम आप नोट कर लेंगे और इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.4 अर्थात एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण को मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले बताना है आपको इक्वेशन जो दिया है कि उसका प्राकृतिक कैसा है, और उसके बाद अगर वो क्या हो, कह रहा है कि अगर उसका अस्तित्व हो, यानी दो कंडीशन आए पहला और दूसरा, तो हम क्या करेंगे, उन मूलों को फाइंड भी करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका लिखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके पहले का पहला है, यहाँ पे दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप आपको मैंने क्या बताया था कि इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण के वास्तविक रूप में है या नहीं है। तो चेक करिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बिल्कुल वो उसी फॉर्म में है। तो यहाँ से आप निकालेंगे a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2, और b की वैल्यू आ जाएगी -3, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ए बी सी आपको बताया जा चुका है कि ये होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c होता है अचर टर्म। तो ठीक है, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है माइनस, इसलिए b की वैल्यू माइनस। तो लिखेंगे देयरफॉर, आप जानते हैं d निकालना पड़ता है, मूलों की प्राकृतिक निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है d को बोलते हैं विभक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और d की वैल्यू जैसा आएगा उसके अनुसार हम बताएंगे क्या होगा कि मूलों का नेचर क्या होगा। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू यहाँ पे 2 आपने निकाला है और c की वैल्यू 5 निकाला है। तो यहाँ से जब d निकालना है तो माइनस का स्क्वायर कर देंगे प्लस, यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 5 40। अर्थात इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि d की वैल्यू क्या आ गया, d की वैल्यू आ गया -31, d की वैल्यू आ गया -31। तो लिखेंगे बिकॉज d इज लेस देन 0, मतलब d का जो मान है 0 से छोटा आया है, d का जो मान आया है 0 से छोटा है, यानी इस मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व ही नहीं करना है। अगर यही दो कंडीशन आता, डी की वैल्यू क्या आता, डी की वैल्यू आता 0 से बड़ा, या डी की वैल्यू 0 आता, तो हम इसको सॉल्व करके इसके मूल को भी बताते, लेकिन ऐसा तो आया नहीं है। तो इसे नोट कर लेंगे, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कुछ आपका इस तरह दिया हुआ है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यह भी आपके द्विघात समीकरण के वास्तविक रूप में बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब उसके रूप में है, जब आप इससे तुलना करेंगे इस इक्वेशन का इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगा -4√3, c इज इक्वल टू 0। आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं अतः मूलों की प्राकृतिक के लिए, क्या लिख सकते हैं, मूलों की प्राकृतिक, ठीक है, मूलों की प्राकृतिक के लिए भी लिख सकते हैं आप कि हम देखेंगे कि मूलों की प्राकृतिक क्या है। नहीं भी लिखते हैं आप, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप ये भी d बराबर b² माइनस 4ac, क्योंकि हमें पता है d क्या बताता है, d सब
जो समीकरण होता है उसके प्राकृतिक को ही, मूलों की प्राकृतिक को ही बताता है। तो अगर ये नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करना है आपको, इजीली एक एक वैल्यू पुट करते जाना। d इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू दे रखा है -4√3 और फिर क्या है -4a, a की वैल्यू है आपका 3 यहाँ से और c की वैल्यू है 0। ये बहुत ही एक छोटा सा एक्सरसाइज है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे बढ़िया से तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा करेंगे तो -4√3 और इंटू -4√3, तो माइनस माइनस प्लस यानी 16 और रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 यानी ये हो जाएगा 48 यानी 48 हो गया। 4 यानी 12 और सॉरी यहाँ पे c की वैल्यू 0 नहीं, c क्या है आपका 4 दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान देंगे c की वैल्यू क्या रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे 4। तो 4 चौक को 16, तो यहाँ a भी क्या आ गया 48। तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि d की वैल्यू 0 मिल गया, d की वैल्यू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज d इज इक्वल टू 0, अतः समीकरण के दो वास्तविक क्या होंगे, दो वास्तविक व समान मूल होंगे। अभी आपको रूल आप आई होप अब याद हो गया होगा कि जब d 0 आ जाए तो समीकरण के क्या होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे। अब कह रहा था कि अगर अस्तित्व है मूलों का तो ज्ञात भी करना है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके उसको आपको फाइंड करना है। तो लिख लेंगे इस क्वेश्चन को 3x² माइनस 4√3x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ध्यान दें तो डायरेक्ट चाहे तो e माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फैक्टर करना चाहे तो फैक्टर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अचर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12। अब इसके मिडिल पार्ट को दो ऐसे भागों में तोड़ना होता है, गुणनखंड का यही रूल होता है कि इसके मध्य पद को दो ऐसे भागों में तोड़िए अब कि गुणा करें तो 12 और यहाँ पे प्लस है तो आ जाए जोड़ने पे 4√3। तो देखिए इससे सिंपली आप लिख सकते हो 3x² माइनस 2√3 प्लस 2√3 इंटू एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं फैक्टर भी इसका दिखा देता हूँ। देखिए जब आप 2√3 में 2√3 ऐड करेंगे तो 2 2 जा मतलब 2 2 4 हो जाएगा 3, और जब इनका गुणा आपस में होगा तो कुछ ऐसे ही होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 और 4 √3 का 3 में होगा तो 12 यानी 4 ये क्या आ गया 12, और यही तो हमको लाना था। तो इसे जब आप तोड़ोगे तो 3x² माइनस 2√3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2√3x माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2√3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में आप देखिए यहाँ दो टर्म हो गया और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको ये 3 है और ये √3 है, तो आप 3 को चाहो तो लिख सकते हो √3 इंटू √3। क्वेश्चन में हम कॉमन करने के लिए थोड़ा सा अप्लाई ये रूल कर सकते हैं। तो 3 को समझ लेंगे कि √3 इंटू √3 है, तो यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे √3x, x तो दोनों में है, तो जब √3 यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3x और √3x निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 2। इन दोनों में आप क्या कॉमन देख रहे हैं, इन दोनों में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि -2 जब कॉमन करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा √3x, और चूंकि पहले जब माइनस कॉमन किए हैं और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये फैक्टर का रूल होता है कि लास्ट में सेम आ जाना चाहिए, √3x माइनस 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे भी बचा √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी टर्म और ये भी टर्म दोनों सेम है, दोनों यहाँ पे क्या है सेम है। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले ही कहा था कि इसके दो समान मूल प्राप्त होंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है। तो किसी एक को 0 के इक्वल ले लीजिए, लिख लेंगे यदि √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे √3x इज इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस से ट्रांसफर किए तो +2। अरे यहाँ पे 0 में 2 जोड़ेंगे तब भी इसलिए 0 समाप्त हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3, यानी इसके दो मूल क्या होंगे 2/√3 एंड फिर दूसरा भी मूल क्या हो जाएगा 2/√3। तो आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा और इसकी सहायता से आप पहले का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाकी के इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो को देखिए और अच्छे से